बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स चैप्टर नंबर 5 और क्लास 6 जो कि हमारे फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर शामिल है। आज इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पे हमने क्वेश्चन आंसर टाइप से देखना है ताकि हमें ये चैप्टर मुकम्मल कवर अप हो जाए और हम जियोग्राफ़ी का जो चैप्टर नंबर 5 है उससे बेहतर से कर पाएँ। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर भी मैंने राइट साइड कॉर्नर पे मेंशन किया है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 102 है और टेक्स्ट बुक पे हमारा पॉइंट है, ये टॉपिक का नंबर है 5.1। अच्छा, अब इसमें से हमने मेन जो क्वेश्चंस हैं 5.1 से वो ड्रॉ किए हैं जो कि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं और हम उनको आसानी से कवर अप कर सकें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। हाउ आर ह्यूमन इम्पैक्टेड बाय द नेचुरल डिज़ास्टर, वो बनता है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। विच नेचुरल डिज़ास्टर टुक प्लेस द मोस्ट ह्यूमन लाइव्स, तो 1970s के अंदर ये आया था जिसमें अराउंड 500,000 जो पीपल्स थे वो मतलब अपनी ज़िंदगियां गंवा बैठे थे और ये बांग्लादेश के अंदर आया था। अच्छा, व्हाट आर द ह्यूमन काजेज़ ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स और द हाउ मैनी पीपल आर इफ़ेक्टेड बाय द नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये क्वेश्चन है। इन 2020s के अंदर जो एमरजेंसी इवेंट डाटाबेस है जिसे हम EED बोलते हैं, तो इसने रिकॉर्ड किया है कि अराउंड कोई 30,704 लाइव्स जो है ना इफेक्टिंग हो चुकी हैं। 1.185 मिलियन इंडिविजुअल्स जो है इससे इफेक्टेड हो चुके हैं। ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने इसे ऐड किया है आपके लिए। अच्छा, नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये सिलेबस के अंदर लाजमी तौर पे आ जाएगा कि a natural disaster can be defined as a natural event that take place due to the either natural or human activity। यानी इसमें बात समझने की सिर्फ इतनी है कि किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर जब हम उसे डिफ़ाइन करेंगे तो ये बेसिकली टुक प्लेस होगा, ये वजह बनेगा किसी नेचुरल इवेंट की या ह्यूमन एक्टिविटी की। देर आर मैनी टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड हैं, ड्रॉट्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं और कुछ भी हैं। अच्छा, ये इम्पैक्ट वाला जो पोर्शन है इसमें देखें, फॉर्म लैंड्स हैं, बिल्डिंग गेट डिस्ट्रॉयड के बिल्डिंग्स जो हैं वो घर मकान बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़राब हो जाता है, सड़कें टूट फूट जाती हैं, रेलवे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, ह्यूमन और एनिमल लाइफ्स जो हैं उनका लॉस हो जाता है और इसके साथ साथ लॉस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज़, ये इम्पैक्ट आता है ह्यूमन नेचर के ऊपर कि ये इसके इम्पैक्ट्स हैं और ये नेचुरल डिज़ास्टर की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक नेचुरल डिज़ास्टर की यही जो पीछे वाला जो क्वेश्चन है, इसे ये एक मेन क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बहुत थोड़ा और इजी वे से एक और टेक्स्ट बुक से मैंने इसे लेके आपके सामने रखा ताकि आपके नोट्स पूरे हो जाएं। एनी नेचुरल फिनोमिनियन विच मे बी कॉज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी मैन इज़ कॉल्ड द नेचुरल डिज़ास्टर, के कोई भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी का, लाइफ का, यानी ऑन ग्राउंड कोई लैंड का, कोई वुड्स का, कोई मतलब और लाइफ का कहीं पे भी कोई लॉस हो जाए तो वो नेचुरल डिज़ास्टर कहलाएगा। लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, साइक्लोन अर्थक्वेक्स होते हैं, ये सब के सब इसी फिनोमिनिया के अंदर ही आ रहे हैं जिसमें एग्जांपल्स चल रही हैं। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स में ये जो कंडीशंस हैं ये किसी न किसी शक्ल में हो सकती हैं कि अर्थक्वेक्स आ जाती हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाती हैं, फ्लड सुनामी और ड्रॉट्स आ जाती हैं, ये सब इसी की एक टाइप है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट दो बन जाते हैं, एक नेचुरल डिज़ास्टर का हो जाता है और इम्पैक्ट जो ह्यूमन बीइंग पे आता है वो इम्पैक्ट वाला ये पोर्शन यहाँ पे आएगा कि इंसान किस तरह से इस पे असरअंदाज होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज नंबर 103 आप अपनी बुक्स का ओपन कर लें और ये टॉपिक आएगा अब 5.2 जिसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर। अच्छा, इससे पहले हमने ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हमने पढ़े जिसमें लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स है, प्लांट्स का और ट्रीज़ का लॉस हो जाता है, ये सब हमने पढ़े। तो स्टूडेंट
इसमें कुछ प्राइमरी इम्पैक्ट हैं और कुछ सेकेंडरी इम्पैक्ट हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो नेचुरल डिज़ास्टर हैव द सेवरल आफ्टर इफेक्ट होते हैं ना, यानी इसके बाद असरात का पता चलता है कि हुआ क्या क्या है। दीज इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड, इनको जो है ना कैटेगराइज किया गया है, इनकी असेस करने के लिए एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी इफेक्ट में। अब प्राइमरी इफेक्ट बेसिकली ऐसा होता है स्टूडेंट, ये आप हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद अब प्राइमरी इफेक्ट इज़ वन ऑफ द अकर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनी डिजास्टर। ये बेसिकली डायरेक्ट होता है और ये उसके रिजल्ट के बाद आ रहा होता है। अच्छा देखें, जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हो गया कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, अब उस फ्लड में क्या होगा कि फूड स्कैर्सिटी आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे उस फ्लड की बेस पे नुकसान हो जाएंगे। सो प्राइमरी इफेक्ट पे वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली किसी चीज़ से मुतासर हो रही होती हैं, उनको हम कहेंगे। अब देखें सेकेंडरी इफेक्ट के अंदर ये अगेन हम एक हेडिंग देंगे सेकेंडरी इफेक्ट की, और द सेकेंडरी इफेक्ट अकर्स द रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी। अच्छा देखिए, ये रिजल्ट जैसे आप मान लें कि किसी बहुत बड़े एरिया के ऊपर फ्लड आ गया, अब उस फ्लड से वक्ती तौर पे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, वहाँ का फूड ख़त्म हुआ है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन जब फूड और क्रॉपिंग वहाँ से डिस्टर्ब हुई है तो ये अगले 6-7 महीने तक ये जो फूड का इम्पैक्ट है, फूड की कमी के जो असरात हैं ये सामने चलते रहेंगे, सच एज द पावर आउट गोज द फायर, ब्रोकन गैस लाइंस एंड द ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग एंड अनरूटेड ट्रीज, के ये दरख्त उखड़ जाना और ये कोलैप्स कर जानी बिल्डिंग्स, और गैस की पाइपलाइंस का डैमेज हो जाना। अब इसकी कौन कौन सी जो टाइप्स या एग्जांपल्स हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकती हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकती हैं, और वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत अहम है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। होपफुली आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपकी आसानी के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106 है, और टॉपिक नंबर आ गया है 5.3 सम कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर ये ड्रॉट की हम एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लड की दे सकते हैं। क्वेश्चन में आमतौर पे एनी 2 या मोर देन 2 या बस इतने ही किए जाते हैं, हालांकि ये कॉमन जो डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पे ये पढ़े भी हैं, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइडिंग है, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये वाले जो ये सारे हमने पढ़े हैं। तो अब हम बेसिकली ड्रॉट्स के बारे में थोड़ा रखेंगे कि ये खुश्क साली आ जाना, या कहीं पे विदाउट वाटर जो लैंड है और जो क्रॉप्स हैं या जो ट्रीज़ हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीज़ के लिए और क्रॉप्स के लिए। सो इनसे वो एब्जॉर्ब और रेनफॉल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वाटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वेपराइज नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो क्लाउड्स जनरेट नहीं होते। सो क्या होता है कि ड्रॉट और खुश्क साली आ जाती है। इसी तरह से फ्लड की जब हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे चूंकि ये खुश्क साली है, पानी नहीं है, और जब पानी आए तो बहुत ही ज़्यादा आ जाए, यानी वो मॉडरेट किस्म का वाटर फ्लो ना रहे, तो उससे भी नुकसान हो जाते हैं। ये होपफुली क्वेश्चन नंबर आपका टॉपिक नंबर 5.3 स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेज नंबर 1010 है और ये टॉपिक है 5.6। 5.6 के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाई इज़ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कैन वी स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट काजेज द ग्रीन हाउस गैसेज, व्हाट इज़ द बिगेस्ट इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद हमने उसके इफ़ेक्ट्स को जहन में रखना है, और उस इफ़ेक्ट के बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। द अर्थ टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से ये इशू जनरेट होता है वो ये कि हम अब जो अर्थ टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। द इंक्रीज इज़ लार्ज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कह लें, डिफॉरेस्ट्रेशंस आप कह लें, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ऑयल जो है, गाड़ियों का धुआं, और ये जो डीजल और ईंधन का इस्तेमाल करना है, ये सब इसी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लार्ज मीन एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ द फॉसल फ्यूल्स। अब ये फॉसल फ्यूल्स वो होते हैं जो कार्बन खारिज कर रहे होते हैं। सो व्हाट आर द मेन 3 काजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 वो बनता है कि हम जब रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू बनते हैं। ग्लेशियर और आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज द ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो 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 साइंटिस्ट हैं, हाउ डू साइंटिस्ट दैट द ग्लोबल वार्मिंग इज टेक प्लेस, कि ये कैसे होती है। देखें, ग्लोबल टेम्परेचर सबसे पहले बढ़ता है, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स इनकी रखनी होती हैं, और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जिनको ये हाउ डू साइंटिस्ट नो, कि ये साइंटिस्ट को पता कैसे चलता है कि भाई अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अब नहीं हो रही है। तो इन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया होता है मैनी ईयर्स से, ये जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें होने वाली चेंजेस को जहन में रखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, पेज नंबर 113 है टेक्स्ट बुक का, और टॉपिक नंबर है 5.8, और ये है अर्थक्वेक से रिलेटेड। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, और एंड ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। एन अर्थक्वेक इज द हैपन्स व्हेन टू ब्लॉक। अब ये ब्लॉक कौन से हैं, वो जो प्लेट्स हैं, अंडरग्राउंड प्लेट्स होती हैं, आपने जियोग्राफी के पिछले चैप्टर के अंदर अपना पढ़ी हैं अभी। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो जब एक दूसरे के साथ कोलैब करती हैं या आप कहें कि रब करती हैं या टच करती हैं, तो क्या होता है कि सडन इंसिडेंट में जो अर्थक्वेक है वो अकर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ अर्थक्वेक अकर, तो क्या होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली एट टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज एंड फॉल्ट लाइन पे जब ये आके टेक्टोनिक प्लेट्स जो है फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ ये मिल रही होती हैं, ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ये किसी दूसरे के साथ, तो ये कवरेज और ये जो डेवर्ज है, अनदर नेम इज द अर्थक्वेक और टेम्बलर्स है। अच्छा, अब यूं है कि क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है व्हाट इज एन अर्थक्वेक, तो भी हम उसे ये कहेंगे कि व्हेन 2 ब्लॉक्स और 2 और मोर देन ब्लॉक्स और द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कोलैप्स ईच अदर, तो उससे हमें ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज द अर्थक्वेक फोकस। अच्छा, ये हमें बुक के अंदर भी हमारा मेंशन है कि ये अर्थक्वेक फोकस क्या होता है। बेसिकली फोकस वो पिन पॉइंट होता है जहाँ पे वो चीज़ कोलैप कर रही होती है ना। फोकस का मतलब देखें, जहाँ पे फोकस है ना वो चीज़ सेंटर पॉइंट होता है। सो द पॉइंट विच इज अर्थक्वेक टेक प्लेस। बेसिकली देखें, वाइब्रेशन तो आप यूँ समझ लें कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके हाथ में एक पत्थर है और आपने वो पत्थर फेंका है एक तालाब के अंदर, एक खाली तालाब के अंदर, तो जहाँ पे वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे जाके वो पत्थर गिरा, बेसिकली वो फोकस पॉइंट है। लेकिन उसके बाद उसकी जो वेव्स हैं, वो जो लहरें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो बेसिकली उसके एपिक सेंटर्स होती हैं जहाँ पे वो जाके पिन पॉइंट पे जाके वो लगता है। अच्छा, अब ये जो फोकस है, ये पॉइंट हमारा हो गया है द पॉइंट विच इज़ द टेक प्लेस इन द नोन एज द फोकस, यानी वो जो पत्थर जहाँ पे आपने जाके डाला, वो जो गिराया, वो जो बिल्कुल पिन पॉइंट था जहाँ पे जाके पानी से वो टच हुआ है, वो उसका फोकस है। अब सेस्मिक फोकस जो है वो वाली वेव्स हैं, वो रेडिएशंस हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, वो लहरें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होके बाउंड्री की तरफ आती हैं, तो ये सेस्मिक वेव्स कहलाती हैं। और होपफुली ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। वो जो एग्जांपल हमने पानी में पत्थर फेंकने वाली दी है कि पत्थर का किसी जगह पे जाके गिरना, वो समझ लें ऐसा है जैसे अर्थक्वेक फोकस हो गया। और सेस्मिक फोकस, वो सेस्मिक वेव्स वो होती हैं जो लहरें हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता और सारी डायरेक्शंस के अंदर, चारों डायरेक्शंस में चल रही होती हैं। व्हाट इज़ द एपिक सेंटर ऑफ मीन्स बाय द अर्थक्वेक इज़ द सरफेस डायरेक्टली अबाउट द फोकस इज़ नोन एज द एपिक सेंटर, यानी वो पॉइंट जहाँ पे वो जाके जो फोकस है उसी को हम एपिक सेंटर भी कह रहे होते हैं। हाउ अर्थक्वेक इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइफ, के देखें जी, थ्रेट हो जाते हैं सुनामी और थ्रेट ऑफ लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, डिसरप्शंस ऑफ सर्विसेज, यानी जो सहूलियात हैं उनकी कमी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी लैंडस्लाइडिंग हो गई, और क्या हो गया कि बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई, मकान टूट गए, मकान गिर गए, तो लॉस ऑफ लाइफ्स भी इसी के अंदर शामिल है। ये इसके इम्पैक्ट्स हो गए।
अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर है 5.10 और ये बुक का पेज है 113। आई थिंक चेक कर लीजिएगा 113 है, मुझे ऐसे लगा जैसे लास्ट वाले का भी 113 है और इसका भी 113 है, तो ये फिर सेम ही मतलब ये एक ही टॉपिक के अगले हिस्से हैं। वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, यानी ये टॉपिक सेम है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके कि वो रास्ते जिनके ज़रिए हम अर्थक्वेक को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लैंड यूज़ रेगुलेशंस, यानी ज़मीन और जो लैंड अथॉरिटीज़ हैं या जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो रूल और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जाएं। एक एग्जांपल के तौर पे ये है कि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएं जो कि अर्थक्वेक और जो रिस्क होता है बिल्डिंग्स के अंदर वाइब्रेशन का, उसे कम से कम किया जा सके और उसे नुकसान से बचाया जा सके। बिल्डिंग डिज़ाइन या बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक इम्पैक्ट हो सकता है इसे रिड्यूस करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हैं, जो रोड, ब्रिज, डैम्स वगैरह हैं, इनको इनके अंदर ऐसे शॉक रेजिस्ट ग्राउंड के अंदर वो की जाएं ताकि ये कोलैप्स ना करें, ब्रिज और रोड और डैम वगैरह ये टूटे नहीं। नेक्स्ट इसकी लास्ट में इमरजेंसी ड्रिल है कि अगर कहीं पे कोई खुदाई करनी पड़ रही है या ड्रिलिंग करनी पड़ रही है तो बेसिकली कुछ सेफ लोकेशंस की तरफ हमें जाना चाहिए है और पीपल ऐसी जगह पे जहाँ पे ये अर्थक्वेक वगैरह आ रहे होते हैं वहाँ पे ये इमरजेंसी ड्रिल नहीं करनी चाहिए है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, के हमें उन सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए जिनके ज़रिए हम फौरी तौर पे अर्थक्वेक के बारे में या नेचुरल डिज़ास्टर जिसमें फ्लड आ गया या जो सुनामी हो गया उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकें। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का कवर हो गया होगा इंशाल्लाह। अगर किसी और चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे काइंडली अपना कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो 2 चैप्टर हैं आपके वो रहते हैं वो भी कवर हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।